थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका के बहुत बड़े खोजकर्ता और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन। ये वो शख्स है जिन्होंने इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मैस कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग और मोशन पिक्चर जैसी बड़ी वैज्ञानिक टेक्नोलॉजीज की खोज की। लेकिन ये गरीब घर से आने वाला बच्चा आखिर अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया, आइए जानते हैं। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक 3 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ अपने छोटे से फार्म हाउस पर अंडे जमा करने जा रहा होता है। उसी वक्त उसने देखा कि एक बत्तख अंडों पर बैठी हुई है। वो बड़ी ही हैरानी से उस बत्तख को देखे ही जा रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये बत्तख अंडों पर क्यों बैठी है। माँ ने जवाब दिया कि ये बत्तख अंडों पर बैठकर इन्हें सेंचती है, जिसके बाद इन्हीं अंडों से छोटे छोटे बत्तख के बच्चे निकल आते हैं। जब नन्हे से बच्चे ने ये सुना तो उसके छोटे से दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए। माँ बच्चे के साथ घर वापस आ गई, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बच्चा गायब हो गया। फिर पूरा दिन बेचारी माँ अपने बच्चे को तलाश करती रही, लेकिन वो मिला उसी फार्म हाउस में जहाँ पर वो सुबह गए थे। फार्म हाउस के अंदर वो बच्चा कुछ अंडे जमा करके उन्हें भूसे के ढेर पर रखकर उनके ऊपर बैठा हुआ था। दरअसल वो बच्चा ये देखना चाहता था कि अगर बत्तख अंडों पर बैठकर बच्चे पैदा कर सकती है तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता। अब दोस्तों, शायद आपको ये बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं कि बत्तख के अंडों का क्या अंजाम हुआ होगा। जाहिर है वो टूट ही चुके थे। इस 3 साला बच्चे की हरकत तो बहुत ही फनी थी, बहुत मजाकिया थी, लेकिन उसकी इसी आदत ने एक दिन उसे अपने दौर का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनाकर रख दिया। इस बच्चे को आज दुनिया थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से जानती है। और आज इसी दुनिया बदल देने वाले महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की बायोग्राफी या उनकी पूरी जीवनी आपके सामने खोलकर रखी जाएगी, सो इसे पूरा जरूर देखें। साल 1860 की बात है, जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारी कर रहे थे और पूरे देश भर में खाना जंगी या सिविल वॉर का माहौल था। उस दौर में अमेरिकी राज्य मिशिगन के अंदर पोर्ट हेरोन से लेकर डेट्रॉइट तक एक ट्रेन चला करती थी। इसी ट्रेन में एक 12 साल का बच्चा थॉमस एडिसन अखबार और टॉफीज बेचा करता था। ये गरीब माँ बाप का बच्चा था और कान से उसे ऊंची आवाज नहीं सुनाई देता था, बल्कि यूं कहिए कि वो तकरीबन बहरा ही था, डेफ था। उसके टीचर ने उसे स्कूल ज्वाइन करने के 3 महीनों के बाद ही स्कूल से निकाल दिया। कहा कि इस बच्चे का सर बहुत बड़ा है। उनके टीचर्स को लगता था कि इस बच्चे की याददाश्त बहुत कमजोर है और ये चीजों को याद नहीं रख पाएगा, इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया। ये सब मसला देखकर उसकी माँ ने, जो खुद एक टीचर थी, उसने अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। कुदरत ने इस बच्चे को बहुत थोड़ा दिया था, लेकिन ख्वाब इस बच्चे के बहुत बड़े बड़े थे। और क्यों न हो, बड़े ख्वाब तो जरूर देखना चाहिए। इस पर सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया। सो दोस्तों, थॉमस एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि अमेरिका के एक एक घर के अंदर उसका नाम गूंजने लगे, अमेरिका का हर शख्स उसे उसके नाम से पहचानने लगे। इस बड़े ख्वाब के लिए उसके पास तेज दिमाग तो था, लेकिन कोई सरमाया या सपोर्ट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन उस पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं था और उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट थी नहीं। बचपन से थॉमस एडिसन का हाल ये था कि उसके हाथ जो भी चीज आती वो उसे खुद दोबारा बनाकर बेचने की कोशिश करता रहता। अखबार बेचते बेचते एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं खुद अपना अखबार बनाना शुरू कर दूं। वो प्रिंटिंग प्रेस से अखबार लेने जाता था और उस अखबार बनाने की मशीन को काम करते हुए देखता रहता था। प्रिंटिंग प्रेस के काम करने के तरीके को समझने में उसको कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि वो एक सिंपल और सादा सा प्रेस हुआ करता था। इसी प्रेस को देखकर उसने अपना छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस भी बना लिया और इसे एक ट्रेन के सामान भरने वाले डब्बे में इंस्टॉल भी कर लिया। इसी मशीन पर वो खुद ही अखबार छापा करता और ट्रेन में बेचा करता। लोग पहली बार ऐसा अखबार देख रहे थे जो एक अखबार बेचने वाले छोटे से लड़के ने खुद ही लिखा, खुद ही छापा और खुद ही बेचने का बंदोबस्त किया। इसलिए कुछ लोग इसी नोवेल्टी में, इसी नई चीज के शौक में ये अखबार खरीद लेते थे। मगर जाहिर है ये अखबार न्यूज रॉयल्टी और क्वालिटी में बड़े अखबारों की कंपनी का मुकाबला तो नहीं कर सकता था, इसलिए इसकी फरोख्त या बिक्री ना होने के बराबर ही थी। लेकिन एडिसन को कुछ न कुछ तो करना ही था। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी गलत फील्ड या गलत चीज में फंस जाते हैं, उससे निकलने का फैसला हम तय नहीं कर पाते, लेकिन ऊपर वाला कैसे भी करके हमें उस गलत रास्ते से अपनी सही मंजिल वाले रास्ते पर पहुंचा ही देता है। थॉमस एडिसन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
वो प्रिंटिंग प्रेस के झमेले में फंसा हुआ था और बाहर नहीं निकल पा रहा था कि अचानक एक दिन उस ट्रेन के डब्बे में जहां पर थॉमस की बनाई हुई प्रिंटिंग प्रेस रखी हुई थी उसमें आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। एडिसन चाहता तो प्रिंटिंग प्रेस दोबारा बना लेता क्योंकि बनाने का तरीका तो वो सीख ही चुका था, मगर तब तक वो ये भी समझ चुका था कि इस अखबार के बिजनेस में इतना कुछ फायदा नहीं है। तो अब क्या किया जाए? उसे कोई सोने की कान तो मिलने से रही, लेकिन अब भी वो कुछ करने की तलाश में था। दोस्तों, यहाँ पर अल्लामा इकबाल का शेर याद रखिए कि कोई काबिल हो अगर तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। ऐसे ही कुछ करने की तलाश में एक दिन एडिसन ने ट्रेन की खिड़की से अपना सर बाहर निकाला और ट्रेन की पटरी से सटे हुए टेलीग्राफ के खंभों को देखकर कुछ सोचने लगा। एडिसन ये बात जानता था कि इस खंभों पर लगी तारों में हजारों पैगामात और मैसेजेस के सिग्नल्स दौड़ रहे हैं। अखबार बेचने के दौरान उसने टेलीग्राफ के ऑफिस और दफ्तर भी देखे थे और मशीनों के टिक टिक की आवाजें भी सुनी थी। यहाँ तक कि एडिसन ने टेलीग्राफ ऑपरेटर्स को कोड्स वाला मैसेज लेकर उस मैसेज को शब्दों में डालने यानी डिकोड करते भी देखा था। सो उसने सोचा कि अगर वो प्रिंटिंग प्रेस बना सकता है तो फिर टेलीग्राफ मशीन क्यों नहीं बना सकता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने पहली दफा सोचा था कि अगर बतख अंडों से बच्चे निकाल सकती है तो वो क्यों नहीं निकाल सकता। लेकिन तब वो बच्चा था और अब जाहिर है वो मैच्योर और समझदार हो चुका था। अगर ऐसा हो सकता कि वो टेलीग्राफ मशीन बना सकता तो वाकई ये उसके लिए सोने की कान का दरवाजा ही था। मगर टेलीग्राफ मशीन प्रिंटिंग मशीन से काफी पेचीदा थी। इसे बनाना कोई बच्चों का खेल हरगिज नहीं था। टेलीग्राफ मशीन की बनावट को समझने के लिए इस मशीन के करीब रहना प्रिंटिंग प्रेस मशीन से भी कहीं ज्यादा जरूरी था। सो अब थॉमस अल्वा एडिसन ने टेलीग्राफ ऑपरेटर बनने का फैसला कर लिया। मगर यहाँ पर मसला ये था कि उसको टेलीग्राफ के मुश्किल कोड सिखाता कौन। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई काबिल हो अगर तो हम शाने कई देते हैं, जो ढूंढता है उसे दुनिया भी नहीं देते हैं। एडिसन कुछ कर गुजरना चाहता था, सो कुदरत ने भी उसे एक मौका दे दिया। 1862 साल 1862 में जब एडिसन 15 बरस का था तब उसने एक दिन एक 3 साल बच्चे को ट्रेन के नीचे आकर मर जाने से बचा लिया। अब एडिसन ने जिस बच्चे को बचाया था उस बच्चे के बाप ने एडिसन को इसके एहसान का बदला देना चाहा, लेकिन एडिसन ने इनकार कर दिया और कहा कि वो वाकई उसकी मदद करना चाहते हैं तो किसी तरह उसे टेलीग्राफी सिखा दे या किसी ऐसे शख्स को बता दे जो उसे टेलीग्राफी सिखा सके। अब दोस्तों, इत्तेफाक देखिए कि एडिसन ने जिस बच्चे की जान बचाई थी उसका बाप खुद टेलीग्राफी जानता था और उसने अपने बेटे की जान बचाने की खुशी में थॉमस अल्वा एडिसन को टेलीग्राफी के कोड सिखा दिए। अब एडिसन ने अखबार बेचना छोड़े और टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गया। उस वक्त अमेरिका में खाना जंगी या सिविल वॉर जोरों पर था। अमेरिका 2 हिस्सों में बंट चुका था, आपस में खून खराबा चल रहा था। हर तरफ से नई नई खबरों की परमार लगी हुई थी। टेलीग्राफ मशीनों पर बार बार इस जंग या सिविल वॉर से जुड़े पैगाम और मैसेजेस आते जाते रहते थे। इसलिए काम के दौरान एडिसन हर वक्त मसरूफ रहता, बहुत बिजी रहता। मगर टेलीग्राफ ऑपरेटर की जॉब ये उसकी असल मंजिल नहीं थी। इस फील्ड में तो वो सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि टेलीग्राफ की मशीनों में आखिर ऐसे कौन से रॉकेट साइंस है जो उसकी समझ से बाहर है। इसके साथी ऑपरेटर्स बस जैसे तैसे करके काम का वक्त पूरा करते और चले जाते। मगर एडिसन काम के दौरान भी टेलीग्राफ की मशीनों को समझने में ही लगा रहता। सिग्नल्स भेजने और रिसीव करने में, कैलकुलेट करने में जो भी मुश्किलात होती थी उसने सब कुछ नोट करके रखी थी। जब 1865 में अमेरिका में खाना जंगी या सिविल वॉर खत्म हो गया और काम का बोझ जरा सा हल्का हुआ तो एडिसन फिर से अपने आइडिया यानी टेलीग्राफ मशीन बनाने के काम में जुट गया। अपनी मुलाजिमत या नौकरी के दौरान वो इस मशीन के बारे में पहले ही बहुत कुछ सीख चुका था, तो अब उसने दिन की डे शिफ्ट छोड़कर रात की नाइट शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। रात में यानी नाइट शिफ्ट में काम ज्यादा नहीं था, मगर तजुर्बात या एक्सपेरिमेंट्स और गौर फिक्र करने के लिए बहुत वक्त और आज़ादी थी। एडिसन सोचने लगा कि इन मशीनों को चलाने के लिए भला इतने टेलीग्राफ ऑपरेटर्स की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या कोई मशीन ऑटोमेटिक तरीके से कोडेड प्रोग्राम या कोडेड मैसेजेस को डिकोड नहीं कर सकती? क्या सिर्फ एक ही मशीन से एक ही वक्त में एक ही बार में कई जगहों तक पैगाम या मैसेजेस भेजना मुमकिन हो भी सकता है? सो उस वक्त एडिसन को लगा कि ये सब मुमकिन है अगर कोशिश की जाए तो।
अब उसने ऐसी टेलीग्राफ मशीनों को डिजाइन करना शुरू कर दिया जो उसके सोचे हुए सारे काम कर सके। एडिसन ने 7 साल तक टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी की, मगर ये महज नौकरी नहीं थी, क्योंकि इसी अरसे के दौरान वो इतना कुछ सीख चुका था कि अब अपनी खुद की टेलीग्राफ मशीन बनाकर पुरानी टेलीग्राफ मशीनों का बोरिया बिस्तर गोल कर सकता था। उन सबके इन्वेस्टरों की खटिया खड़ी कर सकता था जिन मशीनों को चलाते हुए उसे 7 साल से ज्यादा हो गए थे। 1869 में एडिसन ने नौकरी छोड़ दी। उसने 7 साल टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी करके जो कुछ सीखा था, अब उसी की बुनियाद पर दौलत कमाने का वक्त आ पहुंचा था। टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी के दौरान वो कई शहरों तक घूमता फिरता बोस्टन तक जा पहुंचा था, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद ही उसने न्यूयॉर्क का रास्ता पकड़ लिया। एडिसन की जेब में तो महज उधार लिए हुए कुछ डॉलर्स ही थे, मगर उसकी असल तिजोरी तो उसका दिमाग ही था, जिसमें हजारों आइडियाज के जौहर भरे हुए थे। जब एडिसन ने अपने दिमाग की यह तिजोरी न्यूयॉर्क के बड़े बड़े बिजनेसमैन के सामने खोली तो कुछ मेहरबान लोगों ने उसके आइडियाज को पसंद किया। इन्हीं मेहरबान लोगों से एडिसन को इन्वेस्टमेंट या पैसा मिलने लगा और इसी रकम की मदद से उन्होंने मॉडर्न टेलीग्राफ के अपने आइडियाज पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एडिसन की पहली खोज टेलीग्राफ मशीन से जुड़ी हुई नहीं थी, तो फिर उनकी पहली खोज क्या थी? तो दोस्तों, आज इंडिया समेत पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मतलब यांत्रिक मतदान के बहुत चर्चे हैं। यही दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक वोट रिकॉर्डर या वोटिंग मशीन आज से 150 बरस पहले 1869 में थॉमस अल्वा एडिसन ने ही खोजा था। लेकिन उनकी ये खोज कमर्शियल नहीं हो पाई थी। बड़े बड़े नेता और उस वक्त के पॉलिटिकल लीडर्स इस खोज को इस्तेमाल करने में हिचकिचा रहे थे। शायद उन्हें इस वोटिंग मशीन की खोज की वजह से इलेक्शन में गड़बड़ और चीटिंग होने का शक था। सो इसी वजह से एडिसन ने यह फैसला कर लिया कि वो अब से ऐसी चीज़ें और ऐसी मशीन्स डिज़ाइन करेगा जिसकी मार्केट में वैल्यू हो और जिन चीज़ों को खरीदने वालों की लाइन लग जाती हो। इसी वजह से एडिसन ने अपने पुराने टेलीग्राफ मशीन के आइडिया पर ही फिर से काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन मशीनों की डिमांड मार्केट के अंदर तेजी से बढ़ रही थी। फिर यूं हुआ कि जल्द ही एडिसन की बनाई हुई ऑटोमेटिक टेलीग्राफ एक ही वक्त में कई सारे मैसेज भेजने वाली मल्टीप्लेक्स टेलीग्राफ और उन्हीं की प्रिंटिंग मशीनों ने पैगाम रसानी की दुनिया में या कम्युनिकेशन वर्ल्ड में एक इंकलाब बर्पा कर दिया। देखते ही देखते पुरानी मशीनों का डब्बा गुल हो गया और हर जगह एडिसन के नाम के मशीनों का डंका बजने लगा। अब एडिसन को जैसे ही कामयाबी मिली, वैसे ही अपने पराए सब उसकी तरफ दौड़े चले आए। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस मैदान में कूद पड़े और एडिसन की तिजोरी नोटों से भर दी। एडिसन ने 7 साल टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी करके जो अनुभव और एक्सपीरियंस हासिल किया था, अगले 7 बरस में उसी एक्सपीरियंस से भर भर के पैसा कमाया। ये टेलीग्राफ का बिजनेस वाकई उसके लिए सोने की कान साबित हुआ। सिर्फ 29 ईयर्स में 29 साल की उम्र में वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन ये दौलत तो अभी एडिसन के तसव्वुर से, उसकी सोच से बहुत ही कम थी। वो और भी ज्यादा ऊंचा उड़ना चाहते थे, इसलिए अब उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का फैसला कर लिया। ऐसा बिजनेस एम्पायर जहां पर वो ऐसी चीजें डिजाइन और तैयार कर सके जो देखने वालों के होश उड़ा दे। दरअसल वो अमेरिका का सबसे बड़ा ब्रांड बनना चाहते थे। सो 1876 साल 1876 में एडिसन ने न्यू जर्सी के इलाके मेनलो पार्क में अपनी लेबोरेटरी और वर्कशॉप बनवाई। ये वर्कशॉप या लेबोरेटरी 34 एकर्स 34 एकड़ के इलाके पर फैली हुई थी। यहाँ पर काम करने के लिए उसने अमेरिका के बेहतरीन वैज्ञानिक और इंजीनियर्स को अपने यहाँ नौकरी पे रखा और एक जबरदस्त इंटेलिजेंट टीम तैयार की। इस लेबोरेटरी में वो ऐसी इजादात और खोज करना चाहते थे जिनको आम लोगों के लिए फौरी तौर पर थोड़े वक्त में तैयार करके मार्केट में लाया जा सके। ऐसा करके वो कम वक्त में थोड़ी सी मेहनत में ज्यादा फायदा कमा सकते थे। ऐसे मशीनों की खोज करने के लिए एडिसन को ज्यादा गौर व फिक्र करने की जरूरत भी नहीं थी। एडिसन की लेबोरेटरी के अंदर वैज्ञानिक बिजली से लेकर आवाज और तस्वीरें रिकॉर्ड करने वाली मशीनें बनाने की कोशिशों में लगे हुए थे। लेकिन ये सब कुछ एडिसन की लेबोरेटरी के बंद माहौल में अंदरूनी खाना हो रहा था, यानी ये सब एक तहकीकी या रिसर्च वाले काम की सूरत में हो रहा था। मतलब अभी बहुत सी टेक्नोलॉजीज कॉमर्शियल नहीं हुई थी। इसके बरक्स यानी इसके उलट एडिसन की खूबी ये थी कि उनको किसी भी टेक्नोलॉजी को कॉमर्शियल करवाने का फन अच्छे तरीके से आ गया था। तो अब एडिसन ने ये किया
कि सबसे पहले अपने पास मौजूद टेक्नोलॉजीज को ही इस्तेमाल करके ऐसी ऐसी चीजें बना डाली जिनको आम लोग भी आराम से इस्तेमाल कर सके। अपनी इन्हीं जबरदस्त इजादात और खोजों की वजह से वो विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क यानी मेनलो पार्क के जादूगर कहलाए। इन इजादात और खोजों में पहली खोज थी फोनोग्राफ। ये आवाज रिकॉर्डिंग की इतनी सिंपल और सादा सी डिवाइस थी कि इससे रिकॉर्ड की गई आवाज सिर्फ एक पिन की मदद से सुनी जा सकती थी, और वो भी एकदम साफ साफ। फोनोग्राफ पर रिकॉर्ड होने वाली और सुनी जाने वाली पहली आवाज भी इसके खोजकर्ता थॉमस अल्वा एडिसन की ही थी, जिसमें उन्होंने बच्चों की मशहूर नज़म मैरी हैड अ लिटिल लैम्प गाई थी। दोस्तों, ये गैस सिलेंडर जैसी दिखने वाली सादा सी मशीन दरअसल एडिसन का बनाया हुआ फोनोग्राफ है, जो आवाज यानी ऑडियो रिकॉर्ड करने की पहली कमर्शियल डिवाइस थी। एडिसन की इस खोज ने अमेरिका में तहलका मचा दिया था। अमेरिकी प्रधानमंत्री और वहां की कांग्रेस ने एडिसन को अपने पास बुलाया सिर्फ इस ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस का कमाल देखने के लिए। उस वक्त ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। बाद में यही डिवाइस ग्रामोफोन के नाम से अमेरिका के घर घर तक पहुंच गई। लेकिन फोनोग्राफ और ग्रामोफोन में फर्क था। ये दोनों अलग अलग डिवाइसेस थी, और ग्रामोफोन तो थॉमस अल्वा एडिसन की खुद की खोजी हुई चीज भी नहीं थी, बल्कि ये तो बाद में खोजी गई थी। लेकिन ग्रामोफोन का नाम इतना मशहूर हो गया कि उस दौर के कई सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस ग्रामोफोन ही कहलाए जाते थे। मगर फोनोग्राफ या ग्रामोफोन की तो अभी शुरुआत ही थी। विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क के पिटारे से एक और करिश्मा निकला, जिसने एक बार फिर दुनिया को हैरत में डाल दिया। ये करिश्मा था अमेरिका के हर घर को बिजली से रोशन करने का आइडिया। अमेरिका और यूरोप की रातें तो 1850 से पहले ही रोशन होना शुरू हो गई थी। बिजली के टावर्स भी कई जगहों पर लग चुके थे, और गलियों में रात को बड़ी बड़ी आर्क लाइट्स रोशन हो जाती थी। लेकिन मसला ये था कि ये आर्क लाइट्स इतनी ज्यादा रोशनी देती थी और इतनी गर्मी पैदा करती थी कि इनको घरों के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। सिर्फ गली कूचों, पार्क्स या चौराहों पर ही इन्हें ऊंचा करके लटकाया जा सकता था। उस दौर में घरों के अंदर लोग अब तक गैस या तेल से रोशनी का इंतजाम करते थे। तो साल 1878 में एडिसन ने रिपोर्टर्स के सामने ये होल मार दी कि वो जल्द ही अमेरिका के सारे घरों को बिजली से रोशन कर देगा। अब इतना बड़ा वैज्ञानिक जब सबके सामने ये दावा कर दे तो अमेरिकियों का उस चीज के लिए इंतजार करना तो बनता ही था। सो अब लगभग पूरा अमेरिका एडिसन के दिखाए इस ख्वाब का इंतजार करने लगा। एडिसन का ख्याल था कि एक आम लैंप यानी बल्ब को तेल या गैस की जगह बिजली से रोशन किया जाए तो इसकी रोशनी, इसकी लाइट बढ़ जाएगी और आर्क लाइट्स की तरह आंखों में चुभेगी भी नहीं। सो उन्होंने अंदाजा लगाया कि अगर लैंप से हवा निकाल दी जाए यानी लैंप में वैक्यूम पैदा कर दिया जाए और फिर इस लैंप के अंदर कुछ बारीक बिजली की तारें दाखिल करके इनमें से करंट को गुजरा जाए तो हो सकता है लैंप रोशनी से जल उठे। लैंप के अंदर से गुजरने वाले इन बारीक और पतले से तारों को फिलामेंट का नाम दिया गया। लेकिन एडिसन खुद हमेशा कहा करते थे कि कोई भी आइडिया किसी भी प्रोजेक्ट का सिर्फ 1% या 1% ही होता है और बाकी का काम 99% लगातार अनथक मेहनत ही से पूरा होता है। तो इसी 99% पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट का पहला स्टेज यानी लैंप में वैक्यूम पैदा करना तो कोई खास मुश्किल का काम नहीं था। उनकी लेबोरेटरी में ये काम हो सकता था। असल में जो मुश्किल काम था वो इस लैंप में लगने वाली बारीक पतली सी तारें यानी फिलामेंट तैयार करने का था। सवाल ये था कि ये फिलामेंट आखिर कौन से मटेरियल से बनाया जाए, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से करंट भी गुजर सके और वो मटेरियल करंट की पावर को बर्दाश्त भी कर सके, क्योंकि ऐसे किसी भी मटेरियल का वैज्ञानिकों को उस वक्त तक पता ही नहीं था। एडिसन ने सबसे पहले कागज का एक फिलामेंट बनाया, लेकिन जब इसके अंदर से करंट को गुजारा गया तो इसके पुर्जे पुर्जे हो गए। इसके बाद तो जैसे एलिमेंट्स की एक कतार लग गई। एडिसन और उसकी टीम के सामने जो भी चीज आती, जो भी मटेरियल आता, वो उस मटेरियल से करंट पास करके देखते कि क्या बल्ब जलता है या जाया हो जाता है। इस जुनून भरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने घोड़ों के बाल, कोकोनट यानी नारियल के रेशे, मकड़ियों के जाले, यहाँ तक कि कुछ नौकरों के, वर्कर्स के दाढ़ियों के बाल तक को टेस्ट करके छोड़ा। लेकिन करंट की पावर के सामने कोई भी एलिमेंट या कोई भी चीज टिक नहीं पा रही थी। इनमें से एक बार प्लेटिनम के फिलामेंट का एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, सक्सेस रहा।
मगर प्लेटिनम तो बहुत ही महंगी धातु थी, इसे कॉमर्शियल इस्तेमाल करना तो नामुमकिन था। अगर इसे इस्तेमाल किया जाता तो जाहिर है कि उस वक्त लाइट बल्ब इतना महंगा हो जाता कि आम अमेरिकी और दुनिया में आम लोग इसे खरीद ही ना पाते। लेकिन एडिसन तो एक सस्ता बल्ब बनाना चाहते थे जो हर घर में रोशनी पहुंचा सके। इसी वजह से उन्होंने प्लेटिनम का फिलामेंट रद्द कर दिया और अपनी टीम को आगे और एक्सपेरिमेंट्स करते रहने का ऑर्डर दे दिया। लगभग 1 साल की अंधाधुंध मेहनत और 6000 मटेरियल्स टेस्ट करने के बाद एडिसन की टीम एक सस्ता और मयारी फिलामेंट बनाने में कामयाब हो गई। दोस्तों, ये मटेरियल था कार्बन का फिलामेंट। भले ही इतिहास में ये कंट्रोवर्सी और तनाज़िया या मतभेद आज तक मौजूद है कि कार्बन के फिलामेंट की खोज का सेहरा किसके सर पर बांधा जाए, थॉमस अल्वा एडिसन के सर पर या उसके एक नौकर, उसके एक स्याह फार्म वर्कर एडवर्ड ल्योस्लेटी मीर के सर पर। जी हाँ, वेस्ट इंडीज के मशहूर किरदार माइकल हॉल्डिंग समेत बहुत से लोगों का ये ख्याल है, ये राय है कि बल्ब में लगने वाले कार्बन के फिलामेंट के खोजकर्ता थॉमस एडिसन नहीं बल्कि एडवर्ड ल्योस्लेटी मीर थे। वेस्ट इंडीज के इस वर्कर को उनकी खोज का सेहरा देने वाले लोगों का ख्याल है कि सफेद फार्म नस्ल परस्तों ने यानी यूरोप के गोरों ने एडिसन को कार्बन के फिलामेंट बनाने का क्रेडिट देकर वेस्ट इंडीज नस्ल से यानी काले लोगों से नाइंसाफी की है, इतिहास के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। अब दोस्तों, कार्बन का फिलामेंट भले ही लैटिमर ने ही बनाया हो, लेकिन इसका कमर्शियल फायदा तो एडिसन ही ने उठाया। एडिसन ने बिजली से चलने वाला बल्ब तैयार कर लिया था और अब वक्त था इस बल्ब की आजमाइश का। 1879 में उन्होंने कार्बन के फिलामेंट से बल्ब को जलाया और उस बल्ब को 13 घंटों तक रोशन रखने में कामयाब रहे। ये एक ऐसी खोज थी जो आने वाले वक्त में दुनिया को बदल कर रख सकती थी। सो एडिसन ने नए साल के मौके पर अपनी इस खोज की नुमाइश का ऐलान किया, यानी बल्ब को दुनिया के सामने रखने का फैसला किया। ये ऐलान होते ही दूर दराज से लोगों ने इस नुमाइश या इवेंट में पहुंचने की सरतोड़ कोशिशें करनी शुरू कर दी। 31 दिसंबर 1879, 31 दिसंबर 1879 की रात को एडिसन की लेबोरेटरी के ठीक बाहर एक अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। उस वक्त ये सब लोग लेबोरेटरी के बाहर गैस लैंप्स की जगह पर नए बिजली के रोशन बल्ब देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। लेकिन जाहिर है असल नुमाइश तो लेबोरेटरी के अंदर थी। सो जब एडिसन ने लेबोरेटरी के दरवाजे खोले तो बाहर खड़े बेचैन लोग तेजी से एक ऐसी दुनिया में दाखिल हुए जो रात के वक्त भी दिन जैसा रोशन मंजर पेश कर रही थी। लेबोरेटरी के अंदर 25 गोले 25 बल्ब्स रोशन थे, जिनकी रोशनी लेबोरेटरी में रखी सैकड़ों बोतलों के शीशों से टकराकर बहुत ही दिलकश नजारा पेश कर रही थी। उस दौर के हिसाब से ये एक नाकाबिले यकीन मंजर था, क्योंकि कमरों के अंदर बिजली के बल्ब का होना और इतनी रोशनी का होना उस वक्त एक नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि लोगों ने अब तक बल्ब के गोले और लाइट्स को सिर्फ आर्क लाइट की शक्ल में ही देखा था। एडिसन की ये नई खोज देखने वालों को बहुत पसंद आई। इस नई खोज के ऊपर पेपर्स और अखबारों में तरह तरह की खबरें भी छपी। एडिसन का नया इलेक्ट्रिक बल्ब अमेरिकियों के लिए नए साल का एक जबरदस्त तोहफा था। अब एडिसन अपने दावे के मुताबिक मैनहट्टन को, जो कि न्यूयॉर्क का एक इलाका था, उसे रोशन कर सकते थे, मगर ऐसा करने के लिए कुछ कानूनी रुकावटें थी। मतलब वही ब्यूरोक्रेसी के मसाइल, ये परमिट, वो एनओसी, यहाँ दरख्वास्त, वहाँ साइन वगैरह वगैरह। जैसे तैसे करके एडिसन ने ये लफड़े भी पूरे किए और मैनहट्टन को बिजली सप्लाई करने का इजाजतनामा यानी एग्रीमेंट हासिल कर लिया। अब बड़े पैमाने पर बिजली या लाइट सप्लाई करने के लिए बड़ा बिजली घर यानी बड़ा पावर हाउस चाहिए था, और बड़े पावर हाउस का मतलब था बड़ी इन्वेस्टमेंट। लेकिन यह इन्वेस्टमेंट अब एडिसन के लिए कोई बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि अमेरिका के सबसे दौलतमंद लोग एडिसन के आइडियाज पर अपना पैसा पानी की तरह बहाने को तैयार बैठे थे। इन्हीं अमीर लोगों में जेपी मॉर्गन भी थे, वही जेपी मॉर्गन जिसकी एक कंपनी टाइटैनिक जहाज की मालिक थी, और यही जेपी मॉर्गन एडिसन का इन्वेस्टर भी था। जेपी मॉर्गन को तो पूरा यकीन था कि ये एक बेहतरीन बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। अगर अमेरिका की हर घर बिजली से रोशन होने लगे तो सारी इन्वेस्टमेंट यानी सारा पैसा और भी ज्यादा फायदे के साथ हमारी तिजोरियों में वापस आ जाएगा। सो अब दोस्तों, जेपी मॉर्गन की मदद से एडिसन ने लोअर मैनहट्टन के इलाके पर्ल स्ट्रीट में एक बिजली घर या पावर हाउस बनवाया। यहाँ पर 30-30 टन वजन के जनरेटर्स भी रखे गए। जमीन के नीचे बिजली की तारें बिछाई गई। फिर 4 सितंबर 1882 को इस पावर हाउस में एक बटन दबाते ही लोअर मैनहट्टन का 1 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला पूरा इलाका रोशनियों से जगमगा उठा।
गली कूचे और घरों के घर इलेक्ट्रिक बल्ब से रोशन हो गए थे। दोस्तों, इंसान के चांद पर जाने से पहले तक ये इतिहास में इंसानी तरक्की की एक बहुत बड़ी छलांग थी, लेकिन ये छलांग मेनलो पार्क के जादूगर एडिसन को बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि अब उसके हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम भी उसके ठीक सामने आकर खड़े थे। ये लोग कौन थे और ये सब आखिर क्या मसला था? एक दिन तो ऐसा भी आया जब एडिसन अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी भर की कमाई को जलते हुए देख रहे थे, लेकिन आग बुझाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे थे, बल्कि एक कोरे से कागज पर कुछ नोट कर रहे थे। लेकिन वो क्या नोट कर रहे थे? एडिसन का दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री पर वो कौन सा एहसान है जिसे चुटलाया बिल्कुल नहीं जा सकता? तो सुनते जाइए।